हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए जुड़ना शुरू कर दें आप सभी लोग। आपकी क्लास शुरू हो गई है। मेरा नाम है अमरिंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कक्षा आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ प्रातः 8 बजे। और इस कक्षा में आप लोग महत्वपूर्ण सीरीज के रूप में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास, ऐसे महत्वपूर्ण सीरीज के रूप में आप देखेंगे। और ये वो महत्वपूर्ण बातें होंगी, महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था का टॉपिक होगा जो यूपीएससी अक्सर पूछता है। तो जुड़े आप लोग, बड़ी तेजी के साथ जुड़े। जब तक आप जुड़ रहे हैं तब तक कुछ बातें जो आप तक जानी चाहिए, आप इसका इंतज़ार भी करते हैं कि आपको पता हो कि नया बैच कौन सा है, कौन से बैच से हमें जुड़ना चाहिए। तो अभी भी हाल ही में शुरू हुआ है हमारा P2I बैच, जिसको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच कहते हैं। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि आवासीय प्रोग्राम भी है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो ऐसे में आपके दिल्ली में रहना, खाना और आपकी मुख्य परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, बुक्स, सारी की सारी चीज़ें जो है स्टडी IQ के द्वारा कराई जाती हैं। इस बैच की शुरुआत हो चुकी है, क्लासेस शुरू हुए हैं। इस बैच की एडमिशन लेने की जो आखिरी तिथि है, अंतिम तिथि है, वो 30 जून है। तो 30 जून से पहले अगर आप जुड़ना चाहें तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच की बहुत सारी विशेषता है। इसके लिए स्टडी IQ के ऐप पे जाएं, स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से बैच से रिलेटेड जो सारी जानकारी है, जो इस बैच से रिलेटेड जो परफॉर्मा है, उसको डाउनलोड करें और वहाँ पर देखें कि इस बैच में आपको क्या क्या कुछ खास मिलने वाला है। इस बैच की फीस 70,000 है, लेकिन AP लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये न्यूनतम फीस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा और ये फीस होगी आपकी 29,999। और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ से आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी और भी इंस्टा ID वगैरह है जो मैं क्लास के एंड में आपको दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में आर्टिकल 13 पढ़ा हुआ था और आर्टिकल 13 में आर्टिकल 13 का फर्स्ट और आर्टिकल 13 का सेकंड हम लोगों ने किया था। अभी भी आर्टिकल 13 का थर्ड और फोर्थ बचा था। तो 13 के थर्ड और फोर्थ के बारे में जानते हैं, 13 के 3 और 13 के 4 के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 13 के 3 के बारे में अगर हम जानना चाहें तो 13 का 3 ये बताने का प्रयास करता है कि सामान्य विधि और संवैधानिक विधि, इन दोनों में क्या अंतर है, या जिसको संवैधानिक विधि कहते हैं वो क्या है और सामान्य विधियां क्या है। तो संविधान में दी गई जो बातें हैं, जो सामान्य प्रोसेस से चलती हैं, साधारण बहुमत से चलती है, वो सारी बातों को अनुच्छेद 13 के 3 में सामान्य विधि के रूप में देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ 368 के द्वारा जब कोई परिवर्तन संशोधन किया जाता है तो 368 के द्वारा किए गए कृत्य को संवैधानिक विधि के रूप में देखा जाता है, संवैधानिक रूप से देखा जाता है। तो 13 के 3 में बस इतना सा अंतर बताया गया था कि सामान्य विधियां क्या हैं और संवैधानिक विधियां क्या है। इसके बाद 13 के 4 के पास चलते हैं। 13 का 4 बना, 13 के 4 बनने के पीछे बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती है। 13 के 4 की बात करेंगे तो 13 के 4 के लिए हमें बहुत सारी कहानियाँ देखनी पड़ती है। बिल्कुल, तो इन कहानियों को हम लोग देखेंगे। 13 के 4 के लिए जो स्टोरी है उसको देखेंगे, तभी आपको 13 पूरी तरीके से समझ में आएगा, तभी 13 आपको जो है याद रहेगा। तो 13 का 4 क्या है, क्या कहता है 13 का 4। अगर हम लोग 13 के 4 के बारे में बात करें, 13 का 4, तो 13 के 4 में क्या है ये हमें देखना पड़ेगा कि 13 के 4 में क्या है। ठीक है, देखिए अब बात फिर से आती है कि मौलिक अधिकार एज इट इज बने रहेंगे, उसके संबंध में बात है। सबसे पहले जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले लोगों ने और दुनिया ने भी चिंता जाहिर करी कि संपत्ति का मूल अधिकार देना अपने आप में बड़ी बात है, कठिन बात है। और संपत्ति का मूल अधिकार अगर दे के चलें तो शायद वो बहुत अच्छा न करे, बीच में समस्या हो सकती है। लेकिन संविधान बनाते समय हम लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने शुरू करी और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेके 1956 के बीच रखा गया। पहली पंचवर्षीय योजना,
और जैसे इस पंचवर्षीय योजना पे काम करने की बारी आई, वैसे ही ये पहली पंचवर्षीय योजना में को सबसे बड़ा जो अवरोधक, जो सबसे बड़ा अवरोध इसके समक्ष आके खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया अनुच्छेद 31, आर्टिकल 31। अनुच्छेद 31 में दी गई बातें पहली पंचवर्षीय योजना के विकास में सबसे बड़ा अवरोध बनने लगा। पहली पंचवर्षीय योजना में आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने तय किया था कि कृषि के विकास को आगे बढ़ाएंगे। अब कृषि के विकास को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो इसके अंतर्गत कुछ 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से हमें करनी थी। विशेषकर आधारभूत विकास हमें करना था। बिना आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हमारी कृषि अच्छी नहीं हो सकती थी। तो हम लोगों ने ये तय किया कि कृषि अगर अच्छी करनी है तो इसके लिए कम से कम सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जाके, क्योंकि बिना सिंचाई के कृषि नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे यहाँ जो कृषि है वो मानसून का जुआ है। अगर मानसून है तो कृषि है, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कृषि को हम निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं तो सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी तरीके से यातायात की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ उत्पादन किया जा रहा है वो उत्पादन बाजार तक पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि सड़कें वगैरह हो। तो यातायात की व्यवस्था हमें करनी होगी। इसके अलावा विद्युत बहुत ज़रूरी था। विद्युत, बिना ऊर्जा के कृषि कार्य संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत की बात की गई। तो सिंचाई के लिए जब नहरों निकालने की बात शुरू हो गई तो बांध बनाए जाने लगे। बांधों की स्थिति हम देख सकते हैं। विद्युत के लिए बड़े बड़े जो थे वो खंभे लगा के तार खींचना शुरू कर दिए गए। यातायात के लिए सड़कें बनानी शुरू कर दी गई। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई, वैसे ही हमारे अपने लोगों ने इन चीज़ों के बीच में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया कि कैसे। अब मान लो सड़क अगर सरकार बना रही है तो उस सड़क को बनाने के दौरान जिस व्यक्ति के जमीन से वो सड़क गुजर रही है, वो आता है और खड़ा होता है, कहता है भाई साहब आप मेरे जमीन से सड़क नहीं ले जा सकते। वो कहता है भाई आपके जमीन से सड़क जा रही है, विकास होगा, पूरे गांव का विकास होगा। कहता है यही तो नहीं चाहते, मेरा हो न हो चलेगा, पूरे गांव का नहीं होना चाहिए, नहीं जाने दूंगा अपनी जमीन से। सरकार ने जाति करी तो चला गया कोर्ट, क्योंकि आप जानते हैं सीधे सीधे लिखा है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कहीं भी जा सकता है। ये भी तो मौलिक अधिकार है, जमीन उसकी संपत्ति है। और आर्टिकल 31 संपत्ति का मूल अधिकार घोषित करता है। संपत्ति को क्या करता है? संपत्ति को मूल अधिकार घोषित करता है। संपत्ति को मूल अधिकार घोषित करता है। अब संपत्ति मूल अधिकार है तो वो कोई छीन नहीं सकता, विशेषकर राज्य तो बिल्कुल भी नहीं। लिहाजा राज्य को पीछे हटना पड़ा। अब सिंचाई से संबंधित, बांध से संबंधित, यातायात से संबंधित, सड़कों से संबंधित, विद्युत से संबंधित जितने कार्य होने थे विकास के, सब रुक गए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसे रोक ही रहा है। अब समस्या ये आने लगी कि अब जो संपत्ति का मूल अधिकार महत्वपूर्ण रूप से हमें दिया गया था, आज वही संपत्ति का मूल अधिकार हमारे लिए गले की हड्डी बन रहा। ना तो उगला जा रहा, ना तो निगला जा रहा। प्रॉब्लम यह है कि अब संविधान निर्माता जो भी थे अब राजनेता हो गए हैं, विधि उनको बनाना है। उनको लगने लगा कि संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया जाए, अन्यथा विकास ही नहीं होगा। तो वो संपत्ति के मूल अधिकार हटाने पर विचार करने लगे। तो क्या ऐसा संभव है कि संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया जाए? ऐसा संभव इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले आर्टिकल 13 का 2, अनुच्छेद 13 का 2 कह रहा था कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो। अगर संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया तो मौलिक अधिकार कम हो जाएंगे। 7 मौलिक अधिकार थे, 6 रह जाएंगे। तो इस बात की जो आशंका थी वो शुरू हो गई कि क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जाएगा, क्या फंडामेंटल राइट्स को कम किया जाएगा, क्या संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया जाएगा, क्या इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में तात्कालिक लोगों ने एक विचार किया कि देखते हैं। तो ये जो देखने वाला विचार था, इसी दौरान
एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद, अभी 13 का 4 शुरू करेंगे हम लोग। शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद ये चले गए कोर्ट, चले गए न्यायालय। शंकरी प्रसाद न्यायालय चले गए, देखिए न्यायालय चले गए, न्यायालय चले गए और न्यायालय से जाके इन्होंने पूछा कि क्या फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जा सकता है, क्या फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है। शंकरी प्रसाद ने यही पूछ लिया। न्यायालय ने जो निर्णय दिया, शंकरी प्रसाद ने क्या पूछा कि क्या मौलिक अधिकार कम किया जा सकता है, क्या मौलिक अधिकार कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्या मौलिक अधिकार कम किया जा सकता है। न्यायालय का निर्णय आता है। न्यायालय का निर्णय क्या है, शंकरी प्रसाद में क्या निर्णय है, ये प्रश्न था यहां पे। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सामान्य विधि से नहीं किंतु संवैधानिक विधि से कम किया जा सकता है। संवैधानिक विधि से संशोधन किया जा सकता है। देखिए, सामान्य विधि से नहीं किंतु संवैधानिक विधि से संशोधन किया जा सकता है, ऐसा शंकरी प्रसाद ने कहा था। शंकरी प्रसाद केस में ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो शंकरी प्रसाद वाद के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, शंकरी प्रसाद वाद। और शंकरी प्रसाद वाद में यही पूछा गया था कि क्या फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन, संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ किया जा सकता है, सामान्य विधि से नहीं किया जा सकता किंतु संवैधानिक विधि से किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत लोगों को यह बात समझ में नहीं आई कि सामान्य विधि और संशोधन विधि का कॉन्सेप्ट क्या है। तो तात्कालिक जो हमारे नेता थे, उन लोगों ने इस पे न्यायालय के निर्णय पे ज्यादा ध्यान न देके बल्कि उन्होंने एक दूसरी योजना तैयार कर ली और उन लोगों ने जो पहला संविधान संशोधन किया, पहला संविधान संशोधन 1951 में, इसके अंतर्गत नवी अनुसूची जोड़ दी गई, नवी अनुसूची बना दी गई, नवी अनुसूची। और नवी अनुसूची में लिख दिया गया कि अगर कोई विषय संसद द्वारा 9 शेड्यूल में नवी अनुसूची में रख दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस पर मुकदमा, वाद एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब वो न्यायपालिका के पहुंच से बाहर हो जाएगा। नवी अनुसूची का नाम है भूमि संरक्षण अधिनियम। नवी अनुसूची का नाम क्या है, भूमि संरक्षण अधिनियम। देखिए, इसका नाम है भूमि संरक्षण अधिनियम। और नवी अनुसूची में जो 9 शेड्यूल बनाया गया, इसमें कहा गया कि अगर कोई विषय इसके भीतर रख दिया जाता है तो फिर न्यायालय की पहुंच से बाहर हो जाएगा, न्यायालय उस पर वाद स्वीकार नहीं करेगी, कोई मुकदमा स्वीकार नहीं करेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 9 शेड्यूल बनाने की जरूरत क्या थी, जब 1951 में ही, 1951 में ही शंकरी प्रसाद केस में यह कह दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में 9 शेड्यूल बनाने से अच्छा था कि हम अनुच्छेद 31 को ही हटा देते, मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा देते। आखिरकार हटाया ना हम लोगों ने, आखिरकार बाद में जाके 1978 में, 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा तो हटाया ना 31 पहले संविधान संशोधन द्वारा हटा सकते थे। लेकिन प्रश्न बनता है कि क्यों नहीं हटाया। इसलिए नहीं हटाया क्योंकि अभी अभी तो बनाया था, और अभी अभी बनाया था और अभी अभी हटा दें
तो लोगों में अविश्वास जाएगा। साथ ही साथ पूरी दुनिया ये कह रही थी कि तुम्हारा संपत्ति का मूल अधिकार नहीं चलेगा, और हमने अभी लागू किया, और अभी जुम्मे 4 दिन नहीं हुए, और अगर हम हटा दें तो दुनिया कहेगी कि पहला जो सबसे विशिष्ट जो अधिकार था वो तो खत्म हो गया। तो आगे देखो कब तक तुम्हारा संविधान चलता है। तो कहीं संविधान के प्रति लोगों में अविश्वास न उत्पन्न हो जाए, और एक बार अविश्वास अगर उत्पन्न हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं है। लिहाजा इन कारणों से तात्कालिक जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो नेता बन गए थे, विधायिका में थे, उन्होंने ये तय किया कि हम संशोधन नहीं करेंगे, जबकि संशोधन करने की बात के शंकरी प्रसाद में कह दी गई थी कि संसद कर सकती है। लेकिन उन लोगों ने संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम करने के बजाय एक अलग से अनुसूची बना दी, और उस अनुसूची में लिख दिया कि जो विषय डाल दिया जाएगा उस पर न्यायालय वाद नहीं एक्सेप्ट करेगी। और हुआ भी यही कि अब आर्टिकल 21 को हटाया नहीं गया, बावजूद इसके अब आर्टिकल 21 लोगों को मिलना बंद हो रहा था। मान लो कि सड़क बनानी शुरू की गई। अब सड़क बनानी जब शुरू की गई तो अब कोई व्यक्ति आके यहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो उससे कहा गया भाई कि जाओ तुम कोर्ट जाओ। अब जब वो कोर्ट जाता है, अब जब वो व्यक्ति कोर्ट जाता है और कोर्ट में जाके वो कहता है कि हमारे ज़मीन से राष्ट्रीय राजमार्ग निकाला जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ज़मीन से राष्ट्रीय राजमार्ग जाए, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और संपत्ति ज़मीन मेरी संपत्ति है, और संपत्ति आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स हमें मिलकर रहेगा, वो कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीन रहा है तो न्यायपालिका उसका संरक्षण करेगी। लिहाजा न्यायपालिका हमारी मदद करो, राज्य को भगाओ वहां से जो वहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहा है। तो न्यायपालिका कहती है कि बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग का जो विषय है, ये विषय 9 शेड्यूल में डाल दिया गया है, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, और जो 9वीं अनुसूची में होगा न्यायालय उस पर मुकदमा स्वीकार नहीं करेगा, अर्थात वो न्यायालय की पहुंच से बाहर होगा। अब जब वो व्यक्ति आता है तो उसकी जमीन पे आप देखो राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया। अब जब वो औरों को बताता है कि ये संपत्ति का जो फंडामेंटल राइट्स है असल में ये है नहीं, तो लोग कहते हैं कि लगता है तुम्हारी जमीन चली गई इसलिए सठिया गए हो। 31 है, संविधान में भी है, और 31 को कोई परिवर्तन नहीं किया गया, 31 को छुआ भी नहीं गया है, तो कैसे संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। वास्तव में वो सही कह रहा था। 9वीं अनुसूची बनने के बाद संपत्ति का मूल अधिकार है भी और नहीं भी है। देखने में लग रहा है अनुच्छेद 31 है, और देखने में सबको संपत्ति का मूल अधिकार है, लेकिन जब कोई ऐसा काम जो राज्य कर रही थी और उसके अंतर्गत अगर वो विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, तो न्यायपालिका के पहुंच से वो बाहर हो जाता था। तो कुल मिला के संपत्ति के मूल अधिकार जो कि गले की हड्डी बन गया था, न उगला जा रहा था न निगला जा रहा था, उसको वैसे ही छोड़ के एक बाईपास सर्जरी के माध्यम से, ठीक कहा जाए तो 9वीं अनुसूची को बाईपास सर्जरी कह रहे हैं, अपना काम जो देश के विकास का काम था वो निकालना हम लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन ये कहानी ऐसे ही चलती रही, और इसके बाद शंकरी प्रसाद के बाद फिर से एक लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय जाके उनके द्वारा पूछा जाता है सज्जन सिंह वाद। तो इसमें सज्जन सिंह है, सज्जन सिंह जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और इनका भी प्रश्न वही है कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है। संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है। इनका भी प्रश्न वही था। जो न्यायालय है हमारी, न्यायालय, यहाँ न्यायालय का मतलब ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो व्याख्या करने का अधिकार है संविधान को वो सर्वोच्च न्यायालय को ही है, सुप्रीम कोर्ट को ही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फिर से निर्णय क्या देता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहता है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि शंकरी प्रसाद वाद का निर्णय ही सज्जन सिंह वाद का निर्णय होगा। सज्जन सिंह वाद का निर्णय होगा।
मतलब न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाले निर्णय को ही दोहराया सज्जन सिंह में, और सज्जन सिंह में उन्होंने कहा कि जो निर्णय मैंने दिया था शंकरी प्रसाद में निर्णय वही है। मतलब यहाँ पर भी निर्णय वही दिया गया कि सामान्य विधि से संशोधन नहीं होगा, सामान्य विधि से संशोधन नहीं होगा, किंतु संवैधानिक विधि से हो सकता है, संवैधानिक विधि से हो सकता है, विधि से हो सकता है, संवैधानिक विधि से हो सकता है। देखिए, सामान्य विधि से संशोधन नहीं होगा किंतु संवैधानिक विधि से हो सकता है। सज्जन सिंह के बाद ये जो दो बार एक ही मामले को, एक ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट दोहरा रही है, इसके बाद एक व्यक्ति और है, वो भी यहीं से संबंधित पहुंचता है न्यायालय, और उनसे भी, उनके द्वारा भी एक सवाल पूछा जाता है। इनका नाम है गोलकनाथ। तो एक केस आया गोलकनाथ वाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। गोलकनाथ पहुंचते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय से इनका प्रश्न होता है कि संवैधानिक किसे कहते हैं, संवैधानिक किसे कहते हैं, है ना। इनका बड़ा सीधा सा सवाल है, संवैधानिक किसे कहते हैं, संवैधानिक किसे कहते हैं। अब फिर से न्यायालय को यहाँ पर उत्तर देना होगा। न्यायालय बड़ा सपाट सा उत्तर देती है। न्यायालय को लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो न्यायालय का जो निर्णय है वो निर्णय ये था, यहाँ पे व्याख्या ये थी यहाँ पे कि संविधान में लिखी समस्त बातें संवैधानिक हैं। यहाँ पर पूछा गया संवैधानिक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बताया गया न्यायालय के द्वारा कि संविधान में लिखी समस्त बातें संवैधानिक है। तो फिर गोलकनाथ सवाल दोहराते हैं कि सामान्य विधियां भी संविधान में लिखी हैं, संविधान में लिखी हैं, सामान्य विधियां भी संविधान में लिखी हैं, तो क्या सामान्य विधियां संवैधानिक हैं, क्या सामान्य विधियां संवैधानिक है, क्या सामान्य विधियां संवैधानिक है। यदि हाँ तो सामान्य विधि से भी मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, मौलिक अधिकारों से संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। देखिए, संशोधन हो सकता है। बहुत तार्किक बात करी गोलकनाथ ने कि अगर संविधान में लिखी गई बातें संवैधानिक हैं तो सामान्य विधियां भी संविधान में लिखी हैं, इसलिए सामान्य विधियां भी संवैधानिक हो गई। और आपने शंकरी प्रसाद में और सज्जन सिंह में कहा संवैधानिक विधि से संशोधन हो सकता है, अर्थात सामान्य विधि भी संवैधानिक है, इसलिए सामान्य विधियों से ही मौलिक अधिकार में चेंज हो सकता है। जैसे ही ये बातें आई, अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फंसा हुआ है। या तो सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि संविधान में लिखी गई बातें नहीं है, अगर संविधान में लिखी गई बातें संवैधानिक नहीं है तब तो वो बता सकता है कि संवैधानिक अलग सामान्य अलग। लेकिन अगर संविधान में लिखी गई प्रत्येक बात संवैधानिक है और शंकरी प्रसाद में कहा संवैधानिक से आप चेंज कर सकते हो, तो सामान्य विधि भी संवैधानिक ले सामान्य विधि से होगा। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने अपना दोनों फैसला, जो शंकरी प्रसाद में और जो
सज्जन सिंह में दिया था कि संसद संवैधानिक विधियों से संशोधन कर सकती है, उलट दिया, बदल दिया और गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती। देखिए, संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती, बात ही खत्म। गोलकनाथ में पूरा बदल दिया गया और कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन ही नहीं कर सकती। अब तो और भी दिक्कत हो गई, अब तो ईगो हर्ट हो गया किसका? सीधे सीधे संसद का। संसद सोच रही है कि भाई संवैधानिक विधि, सामान्य विधि, ये सब तुम्हारा मामला है, लेकिन संसद का साफ साफ 368 में लिखा है पूरे संविधान में कोई भी संशोधन परिवर्तन कर सकता है। फिर ये तुम कहां से कह रहे हो कि मौलिक अधिकारों में नहीं कर सकता? लिहाजा संसद आ गई अपने ईगो पे और संसद ने कहा कि हम कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने क्या किया? संसद ने एक संविधान संशोधन की योजना तैयार की और ये संविधान संशोधन जो योजना तैयार की, ये कहलाया 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद बना दिया गया, जिसे नाम दिया गया 13 का 4, 13 का 4। जो नया अनुच्छेद बना उसको कहा गया 13 का 4। और 13 के 4 में क्या लिख दिया गया? 13 के 4 में लिखा गया, यदि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन या संशोधन करता है तो यह अनुच्छेद 13 का 1, 13 का 2, 13 के 3 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 13 के 3 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब 13 का 4 कह रहा है कि अगर संसद 368 के द्वारा कोई भी मौलिक अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन करता है तो अब उसे कोई रोक नहीं पाएगा, न 13 का 1, न 13 का 2, न 13 का 3। मतलब जो भी संसद संशोधन या परिवर्तन फंडामेंटल राइट्स में करना चाहती है वो संसद कर सकती है। तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 13 का 4 बनाया गया और इस तरीके से संसद ने अपनी शक्तियां जो यहाँ पे ले ली गई थी उसे संसद ने वापस ले लिया। ठीक है, तो ये था आपका 13 के 4 की कहानी। लगे हाथ, अब 13 का 4 आपने पढ़ लिया है, गोलकनाथ पढ़ लिया है, 24वां संविधान संशोधन पढ़ लिया है। तो इसी के जस्ट बाद एक और बात ऐड होती है, एक और बात जुड़ती है जिसे आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर केशवानंद आते हैं, केशवानंद भारती आते हैं और इसको हम लोग केशवानंद भारतीवाद के नाम से जानते हैं। केशवानंद भारती के द्वारा ये सवाल किया जाता है, ये प्रश्न किया जाता है कि क्या 24वां संविधान संशोधन वैध है? मतलब क्या 24वां संविधान संशोधन वैध है, लीगल है? ऐसे में फिर न्यायालय यहाँ पर आती है और न्यायालय जो है वो यहाँ पर निर्णय देता है और न्यायालय निर्णय देता है कि हाँ 24वां
संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन वैध है मतलब लीगल है। मतलब जो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने किया वो करने का संसद को अधिकार था। मतलब अब फिर से ये बात स्पष्ट हो गई कि संसद जो भी चाहे पूरे संविधान में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है। संसद संपूर्ण संविधान में देखिए निर्णय का हिस्सा है। संसद संपूर्ण संविधान में जैसा चाहे परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकता है। संसद जैसा चाहे परिवर्तन या संशोधन कर सकता है या कर सकती है। लेकिन यहीं पर एक बात जिसको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, यहीं से एक बात जो सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ दी इसमें, किंतु संसद ऐसा कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं करेगी जो संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करता हो, ढांचे को प्रभावित करता हो। यहीं से ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया और इस बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को आने का कारण आप समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं। अब क्या है बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन एक केसेस का जो क्रम है वो आपने देखा है और इसमें शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती आपने देखा एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। और आगे भी एक दो केसेस आप बढ़ेंगे जैसे मिनर्वा मिल्स, फिर यहीं से आगे बात बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे फिर हम लोग मिलेंगे अपनी अगली कक्षाओं में। अगली कक्षा में आप फिर हमारे साथ जुड़ेंगे और उसमें जो बातें हैं आगे की, वो बातें आगे की हम लोग पढ़ेंगे। क्लास खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि P2I बैच पे AP लाइव कोड का इस्तेमाल करके न्यूनतम फीस 29,999 के अंतर्गत इस बैच से जुड़ने का प्रयास करें। 30 तक ये बैच है और जो लोग क्लास से नहीं जुड़े हैं, क्लास पे जुड़े हैं, वो लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों मित्रों तक इस कक्षाओं को पहुंचाएं। महत्वपूर्ण सीरीज तब तक जारी रहेगी जब तक आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी अन्य कक्षा में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं, ये स्कैनर से आप स्कैन करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे कुछ जुड़ सकते हैं। जो आपको लिखना है वो आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।